तारीफ होती है जहां में जो काबिल हों, सलाम है ऐसे डॉक्टरों को जो काबिल तारीफ हों। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर भंडारी, आप एसएमएस हॉस्पिटल में प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर हैं। डॉक्टर साहब, आपका अगर प्रोफाइल देखते हैं तो काफी बड़ा है। अगर उसको मैं चर्चा करने बैठूंगा तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी अद्भुत अकल्पनीय सफलता का राज क्या है? क्या किसको श्रेय देते हैं आप अपनी इस अद्भुत सफलता को? बेसिकली सर, मैंने अपने फादर से सीखा है जी कि आप जो भी करें जी ऑनेस्टली करें, सिंसियरली करें और डेडिकेटेडली करें। जी और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने मेडिकल प्रोफेशन चुना। जी तो जो भी मैं आज अपने प्रोफेशन में डेडिकेट करता हूँ, जी तो इंस्टीट्यूट को अपने आप को डेडिकेट करता हूँ। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो कोविड में केयर किया, जी प्रोबेबली जी मैं प्रोफेशन में डेडिकेट करने से आपको जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है, सेंस ऑफ गुडविल आपको मिलती है, जी पेशेंट्स को आप हेल्प करके जो आपको मन में शांति मिलती जी है, मैं सोचता हूँ सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो कि बीइंग सिंसियर, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड वो मिलता है। उसके कारण जो भी मैंने आज तक प्लान किया है जी उसको मैं अचीव कर। जी जी। तो इसमें आप मानते हैं फादर की ब्लेसिंग के अलावा अपनी मेहनत का भी कोई रोल रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मेरे फादर एक चीज कहा करते थे जी कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो खुद को ही मानना पड़ेगा। जी जी और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी जी टाइम बाउंड अप्रोच नहीं हो सकती। जी जैसे मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है जी और रात को 2 या 3 बजे खत्म होता है। जी बिकॉज आपकी जो मल्टीटास्किंग है, जी मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो डेडिकेशन है पेशेंट्स के प्रति, आपकी आपका मॉरल ड्यूटी है, जो जी आपका इंस्टीट्यूट के प्रति ड्यूटी है, आप कोई भी एक्सीलेंट वर्क करने के लिए जी आपके पास समय सीमा हमेशा शॉर्ट रहती है जी और आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ता है। जी मैं हर अपने टारगेट को अचीव करके जी सेंस ऑफ हैप्पीनेस डिराइव करता हूँ। जी आई ट्राई टू डू व्हाटएवर बेस्ट आई कैन डू, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। आई जी थिंक दैट कीप्स मी गोइंग, दैट कीप्स मी रनिंग, एंड आई ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ ईच एंड एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ माय इंस्टीट्यूशन। तो वेरी मैं वेरी नाइस। प्रॉब्ली हर एक को साथ लेके चलता हूँ। जी और प्रोबेबली आई जी थिंक यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, जी जबकि शॉर्ट ऑफ टाइम होता नहीं है, बट हम्म, आउट ऑफ द बॉक्स आके जी आज ईद का हॉलीडे है लेकिन फिर भी आई एम इन माय कॉलेज, आई एम इन ऑफिस, हम्म, discussing so many issues, so many work. I think जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो हमने कोविड में किया, जो जी हमारा कोविड केयर मॉडल था, जो हमारे जी प्रोटोकॉल्स थे, जिस तरह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, वो हम्म, प्रोबेबली कंट्री में नहीं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुए। तो आई एम श्योर फॉर हम्म, एवरीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्म। हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क पुट इन तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेडिकल प्रोफेशन चुनने का कोई खास वजह, कोई खास कारण? मेरे फादर सर्जन थे, जी तो मैंने बचपन से ही मेरे फादर को देखा, हम्म मेरी मदर को उनका सपोर्ट करते हुए देखा। हम्म मेरे फादर ऑपरेट करते थे और मदर उन पेशेंट्स को जाके वार्ड में और हॉस्पिटल में खाना खिलाती थी। तो जी आई हैव सीन ए वेरी पायस एटमॉस्फेयर इन माय फैमिली। हम्म दूसरा, ग्रेजुअली मैंने एनालाइज किया जी कि जीवन में आपको हम्म हर चीज चाहिए। हम्म You require recognition, you हम्म require monetary benefit, you हम्म require social connections, हम्म और आप में इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप लोगों को सर्व कर सके, सोसाइटी में सर्व कर सके, आप लोगों का अच्छा कर सके। डॉक्टर साहब, ये हर ऐसा चीज बीच में रोकूंगा, हर चीज में प्रायोरिटी आपकी किस चीज की रही? प्रायोरिटी रही मेरी हैप्पीनेस इन लाइफ। ओके, नाइस। I whatever I do, हम्म whatever I extend, I try to happiness and satisfaction. ओके आज मैं सिंसियरली वर्क करता हूँ तो जी मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। हम्म आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्रयास करता हूँ, अपनी हम्म खुशी के लिए करता हम्म हूँ। मैं बहुत नए नए डिपार्टमेंट खोलता हूँ अपनी खुशी के लिए। मैं अपनी खुशी का तात्पर्य ये है कि हम्म मुझे अच्छा लग रहा है कि हम्म मैं इतना बड़ा एक एम्पायर हम्म लोगों के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, डॉक्टर्स के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एवरी स्मॉल और बिग एक्ट
gives me sense of happiness and satisfaction. डॉक्टर साहब And उस that हैप्पीनेस को आप जस्टिफाई कैसे कर पाते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है? प्रोबेबली मैं अपने साथ एक बहुत बड़ी टीम रखता हूँ. ओके. मेरे बहुत अच्छे कलीग्स हैं. मेरे एज ए एडवाइजर मैं हर छोटी चीज उनसे डिस्कस करता हूँ. जी. हर छोटी से बड़ी चीज उनकी एडवाइस देता हूँ. बहुत उनके साथ प्लानिंग करता हूँ. और जब इतने ब्रेन्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ हम काफी मिलके एक अच्छे डायरेक्शन में जाते हैं. और अभी तक एक ग्रुप अप्रोच काफी रिवार्डिंग है. जैसे हम नए नए डिपार्टमेंट्स ओपन करते हैं, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करते हैं, तो आई सिट विद माय टीम कि पहले हम जैसे इस बार हमने गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंसेज के लिए परमिशन लिया है. शंकर नेत्रालय जैसा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के लिए परमिशन लिया है. लाइक कंट्री का बेस्ट न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट. मैं अपने सर्जन्स के साथ बैठता हूँ कि हम अपने इंस्टीट्यूट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं. तो हमने रोबोटिक सर्जरी हम डेवलप कर रहे हैं. हमको एक जरूरत था बेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए, तो हमने ट्रांसप्लांट मेडिसिन को डेवलप किया. हमें एक बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, तो हमने आईपीडी टावर का कॉन्सेप्ट अचीव किया. कोविड के अंदर हमें स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन, इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी. तो हम लोग बहुत ही एक जॉइंट एफर्ट करते हैं. डेफिनेटली मैं हर जगह लीड लेता हूँ. तो नॉर्मली देखा है कि आउटकम्स बहुत अच्छे. डॉक्टर साहब इतने अचीवमेंट्स के बाद भी हम लोग जानते हैं कि फॉरेन में इलाज बेटर होता है. बड़े लोग आज भी वहां जाते हैं इलाज कराने के लिए. वो क्या कारण है? मैं इसमें थोड़ा आपसे डिफर करूंगा. जी. We are the best palliative treatment in our country is the best. और मैं कहूंगा कि जिस इंस्टीट्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जी, अल्टीमेट इन द कंट्री इन द वर्ल्ड. बट द प्रॉब्लम दैट सर, आपको मैं एसएमएस के बारे में बताऊं. हमारा मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड एसएमएस तो मेन हॉस्पिटल है, 14 दूसरे हॉस्पिटल. अकेले एसएमएस में प्रतिदिन 10 से 12 हजार पेशेंट आते हैं. 40,000 अटेंडेंट्स आते हैं. तो बेसिकली जो हमारी सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा बर्डन, स्ट्रेन और डायल्यूटेड हो जाती है. आज आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको 10 बेड के वार्ड में आपको 10 पेशेंट. हमारे इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो आपको 10 बेड के वार्ड में आपको 50 पेशेंट. तो बेसिकली जो स्टेट ऑफ आर्ट और स्टेट ऑफ टेक्निक और जो टर्शियरी मेडिकल केयर जो भारत में उपलब्ध है, हमारे इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है, वो वर्ल्ड क्लास है. हमारे डॉक्टर्स को इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि वो कई गुना ज्यादा उस तरह के पेशेंट हैंडल करते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है. नहीं डॉक्टर साहब, मैं बीच में रुकूंगा आपको. अकेले हम एसएमएस की बात नहीं कर रहे हैं. नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ. हाँ, पूरे देश की मैं देश की बात कर रहा हूँ. तो बेसिकली क्या हो गया है कि इंटरनेशनली और फॉरेन के जो स्पेशलाइज्ड सेंटर वो एक इतने हाई प्रोफाइल सेंटर्स हैं एट ए वेरी हाई कॉस्ट. तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो उस ब्रैकेट के अंदर है, वो डेफिनेटली वहां जाना पसंद करते हैं. अदरवाइज आजकल एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और जो ड्रग अमेरिका में अवेलेबल है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है. जो रॉबर्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है वो अमेरिका में अवेलेबल है. जो टेक्निक यहाँ अवेलेबल है वो अमेरिका में अवेलेबल है. लेकिन क्या है, वहां पे बहुत ही कम पेशेंट मास है, तो वो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होती चली जाती है. अदरवाइज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिसके लिए लोग अब्रॉड जाते हैं वो डेफिनेटली अपने कंफर्ट और अपनी सुविधा और ऑब्वियसली बेड सेंटर में जाते हैं. बट टेक्नोलॉजिकली मैं कहूंगा कि भारत भी एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं मास की बात करता हूँ तो मोर देन 50% पॉपुलेशन वो गलत इलाज को झेलती है, गलत मेडिकल ट्रीटमेंट को झेलती है, उसका खामियाजा भी भुगतती है. उसके लिए आप क्या कहेंगे? There is nothing like गलत इलाज, nothing like गलत. Every doctor acts by conscience. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि डॉक्टर्स अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन there are no side effects, no accidents which happens जो लोगों को पता ही नहीं. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप गूगल ले लीजिए, कोई टेस्ट बुक ले लीजिए, ये एक डिजीज बता दीजिए, वन डिजीज जिसका 100% फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है और उस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट.
आप एक ड्रग बता दीजिए, आप सबसे कॉमन ड्रग लेते हैं पैरासिटामोल बुखार के लिए, ओके या वो जो आप एक लेते हैं कि कोई उसका जब आप साइड इफेक्ट प्रोफाइल खोलेंगे गूगल पे, वो 3 पेज का साइड इफेक्ट निकले। आज अगर किसी को पैरासिटामोल आपने दिया और उसको एक्यूट नेक्रोसिस ऑफ लीवर हो गया, जॉन्डिस हो गया, विच इज मेंशन इन टेक्स्ट बुक, वो 10,000 में से 1 लोगों को होता है। अभी 2 दिन पहले मेरे कोई नोन पेशेंट थे, वो मैसिव हार्ट अटैक हुआ, वो एंजियोग्राफी कराने गए, हार्ट ठीक हो गया, लेकिन 2.5 से उनका एक्यूट किडनी फेलियर। So basically it is nothing like, it is a natural outcome of a procedure. Hence definitely हमको बहुत सेंसिटिव होना है, हमको बहुत सिंसियर होना है, हमको बहुत ऑनेस्ट होना है। हमारा प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें ह्यूमिलिटी, सिंसियरिटी, सेंसिटिविटी, ऑनेस्टी हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। बट ये जो मिथ है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि गलत ट्रीटमेंट, ये बिल्कुल गलत है। गलत ट्रीटमेंट, मेरा मतलब है गलत ट्रीटमेंट, अच्छे हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, गांव में, देहातों में इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे कंट्री में क्वैक्स क्यों फ्लरिश कर रहे हैं, हमारे कंट्री के अंदर ही अनएथिकल लोग मेडिकल प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, विदेशों में तो कोई भी नहीं। आज अगर मैं भी अमेरिका चला जाऊं तो वहां का बिना लाइसेंसिंग एग्जाम पास किए मैं वापस वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो हमारी जो सोसाइटी के जो एबरेशंस है, that there are too many quacks around, too many illiterate people around who have been illegally practicing medicine, who lands patient in a difficult situation and complication. Definitely उसको हम हमारी कंट्री में चेक करना, क्योंकि वो झेलना तो हम पब्लिक को पड़ता है ना, हर आदमी इसीलिए ये समझने की बात ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी कंसल्ट करे तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका क्वालिफिकेशन, उसकी क्रेडेंशियल देख के कंसिडर करें। उस मामले में मैं कहूंगा इट इज ऑलवेज बेटर कि भले ही रश हो, ट्रस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही होंगे, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ही होंगे। डेफिनेटली person to person intellectual level may vary, but definitely you should ensure that you go to qualified medical professional. डॉक्टर साहब, आपने 90 के करीब आर्टिकल भी लिखे हैं, आपको कई गोल्ड मेडल भी मिले हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा भी आपको काफी नवाजा गया इनामों से, तो उसके बावजूद आप क्या समझते हैं, आज आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? सर, मेरा तो फीलिंग है, मैं अपने कंट्री के रेफरेंस में और अपने स्टेट के रेफरेंस में बात करना जी। पहले मैं अपने स्टेट के रेफरेंस से बात करना चाहूंगा। ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज हमारे स्टेट में है, वैसा दुनिया में एक अग्रणी सी मिसाल है जो हमारे ऑनरेबल सीएम ने फ्री मेडिकेशंस, फ्री इन्वेस्टिगेशंस, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, वो अस्मरणीय है। इशू क्या है, हमारा कंट्री एक बहुत विशाल देश है, हमारा कंट्री एक बहुत थिकली पॉपुलेटेड है, अतः हमें पब्लिक की भी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी होना चाहिए। आज आपके घर में 8 जनों की डाइनिंग टेबल है और प्रति घंटे 80 जने खाना खाने आ जाए तो आपकी व्यवस्था भी चल पड़ा जाए। बिल्कुल। बट फिर भी जो व्यवस्थाएं जो हमारी गवर्नमेंट हमको दे रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है राजस्थान में, मैं सोचता हूँ ये अनपैरेलल्ड सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। जब कोविड था, हम प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 से ज्यादा कोविड पे वर्चुअल मीटिंग्स की, एवरी पॉसिबल ड्रग उन्होंने फ्री अवेलेबल कराई। जब रेमडेसिविर और टॉसिलिजुम की कमी आई तो उन्होंने स्टेट प्लेन भेज के बुलाई और प्रदेश को लोग, तो एक्सीलेंट मेडिकल फैसिलिटीज आर देयर, हम लोग उससे बहुत सेटिस्फाइड। नहीं, नो डाउट एसएमएस इज द बेस्ट। नहीं, पूरे राजस्थान में हम सेटिस्फाइड है, बट द इशू इज दैट सर, इशू ये है कि मैंने बताया हमारे प्रोफेशन में मुझे व्हेन आई से मुझे मींस पूरे प्रोफेशन को मैं रेफर करता हूँ, मुझे बहुत सेंसिटिव होना है, मुझे बहुत हम्बल होना है, मुझे बहुत ऑनेस्ट होना है, मुझे बहुत डेडिकेटेड होना है, और व्हेन आई से मुझे मींस डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, हमको सफरिंग ह्यूमैनिटी को हेल्प करना है और उनको गाइड करना। हमारे देश की व्यवस्था भी बहुत कर्ष है। मैं आपको एक वैक्सीनेशन का उदाहरण देता हूँ। भारत में
65 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं सिंगल और डबल डोज मिला। कई देशों की पॉपुलेशन को मिला ले उससे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में हो गए। तो वी हैव ए ग्रेट हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ पेशेंट्स, सम सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी इज मिसिंग। तो हमें अपने आप को करेक्ट करना है, अपने आप को बहुत रिसेप्टिव बनाना है और हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है। प्रोबेबली वी हैव टू फाइंड ए बैलेंस बिटवीन बेस्ट ऑफ टैलेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो हमारे उपलब्ध रिसोर्सेज है वो हैं, और लोगों को भी थोड़ा हमें कोऑपरेट करना है, लोगों को भी। नहीं डॉक्टर साहब, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, गोल्डन व्यूज हैं आपके, पर इसको किया कैसे जाएगा, क्रियान्वयन कैसे होगा, इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या सुझाव रखते हैं अपने मन में, क्या करना होगा आम पब्लिक को? मेरा ये एडवाइस रहेगा कि एक तो प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रेस होना चाहिए। मींस अधिकतर आप देखा जाए तो 40 to 50% आजकल लाइफ स्टाइल डिजीजेस है। भारत इज ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, न्यूट्रिशनल डिजीजेस, स्ट्रोक लकवा बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो एक प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर हमारे कंट्री की जो पॉलिसी मेकर्स का रोल होना चाहिए, फिटनेस के ऊपर एक रोल होना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के ऊपर रोल होना चाहिए, अफोर्डेबल मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए। इस तरह हमारे स्टेट के अंदर चिरंजीवी योजना लागू हुई है जिसमें 10 लाख तक आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। नेशनल लेवल के ऊपर भी एक मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। जब आदमी के ऊपर मेडिकल सपोर्ट इतना अवेलेबल होता है तो आदमी स्ट्रेस फ्री हो जाता है कि आज कोई मेडिकल एक्सीडेंट भी हो गया तो मैं और मेरी फैमिली के पास कितना सपोर्ट है कि हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाए। जैसे आप डायरेक्ट सीएम साहब के टच में हैं, आप उनसे कुछ भी परस्यू कर सकते हैं, तो जो हमारी सेमिनार्स डॉक्टर्स की 5 स्टार्स होटल में होती हैं, वो क्यों ना करके एक आम ग्राउंड पर हो, गांव के टच पे हो, शहर के इस तरह के मास लेवल में। ये एक मिसनोमर है 5 स्टार होटल। ये तो एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारी मेडिकल कॉलेज में सेमिनार्स होती है, सीएम साहब के ऑफिस में सेमिनार्स होती है, जो गांव-गांव तक रिले की जाती है, ओपन वीसीस की जाती है जिसमें लाखों गांववासी जुड़ते हैं और हमसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये तो एक तरीका है कि वहां की जाती है, इसमें 5 स्टार का कोई रोल नहीं है। एक अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत है जहाँ पे मंथन किया जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज 2 तरह की होती है सर। एक तो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज जो हर व्यक्ति को मिले, बट एट द सेम टाइम हर प्रदेश और देश के अंदर कुछ सेंटर्स ऐसे होने चाहिए जो आपने कहा था लोगों को विदेश जाना पड़ता है, विदेश ही नहीं जाना पड़े। आप देखिए पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ पे अमेरिका से पेशेंट आए, नाइजीरिया से पेशेंट आए, यूरोप से पेशेंट आए और उन्होंने यहाँ पे स्पाइनल सर्जरी कराई, हार्ट की सर्जरी कराई। तो हमारा टैलेंट बहुत अच्छा है। हमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिकल सर्विसेज डेवलप करना है, बेस्ट फॉर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल इश्यूज एंड सिंपल फॉर द कॉमन। तो बेसिकली हम लोग एक बहुत प्रिविलेज्ड लॉट है कि हम एक ऐसे स्टेट में काम कर रहे हैं जिसने गवर्नमेंट ने हमको इतना एम्पावर किया है। आप देखिए गवर्नमेंट ने हमको कितना एम्पावर किया है। हम फ्री टेस्ट करवा सकते हैं, फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फ्री पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं, कोविड जैसे महामारी को हम फ्री के अंदर आईसीयू में ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम पुअरेस्ट ऑफ पुअर को बेस्ट पॉसिबल वे में ट्रीट करें। यस, कोई ऐसा आवश्यक नहीं एसएमएस जैसे और हॉस्पिटल्स बने कुछ राजस्थान में? सर आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आपको जान के खुशी होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। और ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, ये की तरफ ही एक स्टेप आगे। आप देखिए आपको अगर जान के खुशी होगी, हमारा कॉलेज एक नोडल कॉलेज बन गया है। हर हफ्ते 3 घंटे का अपग्रेडेशन और एजुकेशन प्रोग्राम होता है। पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स को गवर्नमेंट की मंशा के अनुसार कनेक्ट करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, लेटेस्ट इन डेवलपमेंट हम बताते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बताते हैं। आपने सोचा कि गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है। हमारी टेलीमेडिसिन प्रतिदिन 4 घंटे काम करती है। सारे स्पेशलिस्ट प्रदेश के छोटे छोटे कॉलेज से जुड़ते हैं, हम लोग अवेलेबल रहते हैं।
और वहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, छोटे बीएससी सब सेंटर के मेडिकल ऑफिसर हमसे पूछते हैं कि सर इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, अपग्रेडेशन करते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मेडिकल कॉलेज खुलना मीन्स बड़े टर्शियरी हॉस्पिटल बहुत बड़ी बात का एक स्टेप है। सारी मेडिकल कॉलेजेस अपग्रेड किया जा सकता है। आपको जान के खुशी होगी ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज 75 साल पहले 3 डिपार्टमेंट से खुला था। आज यहाँ पे 49 डिपार्टमेंट है, जहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, स्किन ट्रांसप्लांट होता है। सो ये सब हो रहा है अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, एसएमएस की तो नो डाउट इमेज इतनी बढ़िया है कि इसको सेकंड एम्स बोलते हैं। सर इसीलिए इस डायरेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट पे मेडिकल कॉलेज होना, आप ये सोच सकते हैं ये फ्यूचर एसएमएस की लाइन पे आने वाला है। एसएमएस भी एक इसी तरह शुरू हुआ था, आज इस लेवल पे आ गया। तो बेसिकली आप देखिए कि इतने मेडिकल कॉलेजेस खोलना, इतने डिस्ट्रिक्ट खोलना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, आज देखिए छोटे से छोटे गांव में पीएससी और सीएससी में डायलिसिस मशीन उपलब्ध हो गई है। दिस इज ए मेडिकल रिवॉल्यूशन। आज डायलिसिस टेक्नीशियन छोटे से सीएससी और पीएससी, आप पहले देखिए जयपुर में होता था, लोग बॉम्बे और दिल्ली जाते थे डायलिसिस के लिए। आज छोटी से छोटी, आज हर सिटी और हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कार्डियक कैथ लैब और एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी हो जाती है। तो बेसिकली एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत अधिक एडवांसमेंट हो रहा है। अच्छा, मेरा प्राइवेट नर्सिंग होम के बारे में एक सवाल था, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी जो आजकल चल रही है, बहुत चलन में है, तो इसकी वजह से इलाज महंगा नहीं हो गया कुछ? सर ऐसा तो नहीं सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सर हर चीज बहुत महंगी हो गई है। मैं एक छोटा सा ऑनेस्ट एग्जांपल दे दूं आपको। जी जी बिल्कुल। व्यक्ति वीकेंड के ऊपर अपनी फैमिली के साथ सैटरडे संडे किसी हिल स्टेशन जाके आता है जी, वो 2 दिन अपने परिवार के साथ रहकर 2 लाख रुपए खर्च करता है और वो अपनी अच्छी होटल, अच्छी हॉलिडे की तारीफ करते हुए नहीं करता। उसमें मनी को कंसीडर नहीं करता वो। और अगर आपके 2 लाख का प्राइवेट हॉस्पिटल में बंद कर लिया है तो उसके वो गुंडा करते हुए बंद नहीं होता। तो हर चीज कॉस्टली है सर। मैंने क्या बोला? आपकी ये बात प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को अच्छी लगेगी? नहीं, वो इसीलिए सर प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छे, ये डेडिकेटेडली काम करते हैं। इशू क्या है सर, उनका भी अपना रनिंग कॉस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रनिंग कॉस्ट होता है, मैन पावर रनिंग कॉस्ट होता है। तो सर ऐसा नहीं है, आजकल टू रन ए इंस्टीट्यूशन बहुत कॉस्टली होता है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, एवरी मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट्स बाय कॉन्शियस। हो सकता है मैं डिसऑनेस्ट हूं, कुड बी डिफरेंट, पर अधिकतर लोग डिसऑनेस्ट नहीं होते। तो आई हैव ए फीलिंग एक्सेप्शंस तो हर प्रोफेशन में होते हैं। तो वी आर इन अ प्रोफेशन। आप मनी से साथ जब पेशेंट को ठीक होते हुए देखते हो, आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आपका नजरिया डॉक्टर साहब वो है, आप गलत को भी सही कर देंगे अपनी रेस से। नहीं सर, मैं सोचता हूँ सर हमारे प्रोफेशन में एक ह्यूमिलिटी और सेंसिटिविटी एक इंटीग्रल पार्ट है, और वही हमको दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। जी डॉक्टर साहब, ये कुछ महीने पहले अखबार में छपा था कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी या वैक्सीनेशन के कारण कुछ लोगों में डायबिटिक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम ये हुई, तो ये वैक्सीन का कुछ कॉज था या उनको ऑटोमेटिक पहले से था? ये अखबार में, न्यूज़पेपर में भी छपा था कुछ दिन पहले, शायद आपने। मैं इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले मैं दूसरी तरह से करूंगा जी। कोविड से डायबिटीज बढ़ता है जी। इनफैक्ट कोविड का जो वायरस है वो जो बॉडी में जो पेनक्रियास की सेल से जो इंसुलिन बनाती है उनको किल करता है जी। तो हमारे 50% से ज्यादा कोविड या तो जो एग्जिस्टिंग डायबिटीज भी बढ़ गई, या फिर कुछ पेशेंट जो बॉर्डर लाइन थे और प्री डायबिटिक थे वो डायबिटिक हो। तो कोविड इटसेल्फ के कारण शुगर बढ़ती थी, और कोविड का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था इसके कारण भी रेमडेसिविर और स्टेरॉइड के कारण शुगर बढ़ने लगी। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है सर, हमारा प्रदेश वैक्सीनेशन में सबसे अग्रणी है। वैक्सीनेशन के बाद कुछ स्पोरेडिक एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं जिसमें ब्लड क्लॉट होने का डर रहता है, या कोई पोस्ट वैक्सीनेशन बॉडी एक फीवर, बॉडी एक होने का है, बट स्पेसिफिक डायबिटीज का वैक्सीनेशन के कोई कोरिलेशन नहीं है। नहीं, अखबार में ये कहा था, आपने शायद पढ़ा भी हो, कि ये इसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ गई लोगों में। नहीं, कोविड वैक्सीनेशन के बाद कुछ थ्रोम्बोएम्बोलिक ब्लड क्लॉट बनने की कुछ स्टडीज आई है। इंग्लैंड में भी जो पाँव में ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, उनमें आई है। यस,
वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों के अंदर ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी बनने को पाया गया है और उन लोगों को जिनको कार्डियक और जो काफ मसल में वेन थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक हुआ है, there is a slight rare out of rare instances और कब परसेंटेज है वैक्सीनेशन के कारण हो सकता है, लेकिन इसका एक न्यू इंग्लैंड जर्नल में स्टडी आया सर कि यूरोप के अंदर जो 70 साल से बड़े व्यक्ति हैं जो उनमें नेचुरल काफ मसल्स में और हार्ट में ब्लड क्लॉट हो जाता है, उन लोगों में जब वैक्सीनेशन किया गया तो उनका नंबर जो नेचुरल क्लॉट बनने से बढ़ा नहीं। तो अभी तक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉट बनता है, बट जो वैक्सीन का एडवांटेज है कि इसके कारण इतनी क्रिटिकल डिजीज नहीं होती जिससे आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, तो एडवांटेज कहीं ज्यादा है। बट तो लोग हाई रिस्क पेशेंट है जिनमें कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी है, जैसे सीवियरली डायबिटिक हो, आप मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, उनको जब वैक्सीनेशन दिया जाता है तो थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन और प्रिवेंटिव कभी डॉक्टर अपनी एनालिसिस से एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स 2-4 हफ्ते के लिए शुरू। तो आपके हिसाब से वैक्सीनेशन हर हाल में एडवाइजेबल है? एडवाइजेबल भी नहीं है सर, आई वुड से स्ट्रांगली रिकमेंड। आज आप देखिए क्या हो रहा है सर, आज आपने देखा होगा आजकल कुछ नए केसेस आना चालू हो गए। वो क्यों आना चालू हो गए? भारत की पॉपुलेशन है करीब 135 से 140 करोड़ जी। फर्स्ट डोज भारत में सिर्फ 96 करोड़ लोगों ने लगवाया। करीब 40 से 45 करोड़ लोग ऐसे जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाया, भले हमारे स्टेट में तो 98% लोगों ने लगवा लिया। जब ये लोग इतना ट्रेवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो दे में कैरी द वायरस एंड दे में कॉज द म्यूटेशन ऑफ वायरस। हेंस वैक्सीनेशन हर एक को लगवाना है, which is strongly recommended। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आप जिस स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं वो कितने साल में संभव है? सर अगर हम सब लोग इसकी ठान लें तो जल्दी से जल्दी से। आपका डॉक्टर साहब कोई ड्रीम या सब कुछ अचीव कर चुके? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया है जी। मेरा ड्रीम ये है सर कि मैं जिन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ मैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं, और मैंने जो हमारे यहाँ पे भी किया है, हर डिपार्टमेंट में मैंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। जो आपने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि लोग विदेश क्यों जाते हैं, मेरा फीलिंग ये है कि हमें उस क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल टैलेंट हमारे यहाँ हमको डेवलप करना है। आप देखिए, एज ए ह्यूमन इंडियंस आर द बेस्ट, एज ए very community we are the best, economically we are the most affordable country। अगर हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो we will rule world in the medical profession। और मेरा ड्रीम ये है कि हर फील्ड में हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, एक स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी को कैटर करें, पोरेस्ट ऑफ पुअर को और एलीट से एलीट। वी शुड हैव ऑल क्लास सोसाइटी एंड वही मेरा ध्येय है। इसीलिए मैं हर डायरेक्शन में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आप जैसे डॉक्टर्स एकजुट होकर एक टीम बने, ऐसी एक वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जो आप जैसी फील्ड के लोग एक साथ जुड़ के काम कर पाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी टीम को, बहुत बड़ी है मेरी टीम, काफी मोटिवेट करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे टीम में बहुत लोग मेरे जैसा सोचते होंगे और ग्रेजुअली आई थिंक हम लोग इस तरह का ज्यादा से ज्यादा। जी, हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप भारत जैसे देश में हैं, बिकॉज मुझे करीब 40 कंट्रीज में ट्रेवल करने का मौका मिला। जो हेल्थ सिस्टम हमारे कंट्री में है और खासकर जो हेल्थ सिस्टम हमारे प्रदेश में है वो अग्रणी है। जब हम बाहर ट्रेवल करके आते हैं, आपको एक सीटी या एमआरआई कराना हुआ तो आपको 4 हफ्ते से 2 महीने की तारीख मिलेगी। डॉक्टर से मिलना हुआ तो 6 महीने का अपॉइंटमेंट मिलेगा। या आपको रात को 2 बजे भी इच्छा हुई तो आप सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से कल मिल सकते हैं। तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। हमें एज ए पेशेंट, एज ए सिटीजन थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि हम जो रूल्स रेगुलेशन, जो हमारी सिंसियरिटी है उसको फॉलो करें।
जैसे अभी कोविड टाइम्स है तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, हम जी। अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन लगवाएं। मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति अपनी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से पार्टिसिपेट करे तो हम हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। चलते चलते हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, जी। आपकी चैनल बहुत प्रोएक्टिव चैनल है, आप बहुत पब्लिक हित में काम करते हैं, पब्लिक हित में इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। मुझे भी जो आपने मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपका भी अपने फील्ड में, अपने जो चैनल के फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। आई थिंक आप भी बहुत पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और काफी लोगों को एंकरेज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बेशकीमती समय दिया हमें। नमस्कार।